छोड़ के झूठे रीति रिवाज अब घूंघट से मुंह निकाला है। तोड़ के बेड़ियां सदियों की अब नारी ने रण संभाला है। मिला कंधे से कंधा नर के, मिला कंधे से कंधा नर के, हर विपदा से पार निकाला है। तोड़ के बेड़ियां सदियों की अब नारी ने रण संभाला है। छोड़ श्रृंगार रस की बातें, शक्ति ने अब उठाया भाला है। तोड़ के बेड़ियां सदियों की अब नारी ने रण संभाला है। नमस्कार दर्शकों, महिला शक्ति के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम ऐसे खास मेहमानों को हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं जिन्होंने जीवन में अथक परिश्रम कर अपनी मेहनत के दम पर, अपने परिश्रम के दम पर और अपने सकारात्मकता के जरिए कुछ अचीव किया है, कुछ आम लोगों से हटकर कुछ खास हासिल किया है। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद होता है आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरना, आपको सशक्त करना। आज की इस कड़ी में हमारी खास मेहमान जो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरेंगी, अपने विचारों से हमें ओत-प्रोत करेंगी, खास मेहमान डॉक्टर किरण सूद हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। डॉक्टर किरण, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। डॉक्टर किरण से हमने आपकी भेंट कराई। डॉक्टर किरण से हम बातचीत शुरू करें, उनके जीवन वृतांत पर हम नज़र डालें, उनसे चर्चा करें, उससे पहले मैं संक्षिप्त में आपको डॉक्टर किरण सूद के बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूँगी। आप महादेवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्राचार्य और राजनीतिक विज्ञान विभाग में प्रवक्ता पद से सेवानिवृत्त हैं। आपके डीफिल का विषय ग्रूमिंग फ्यूचर सिटीजन्स, एजुकेशन एंड मास मीडिया रहा है। आप लेखन की विविध विधाओं में सिद्धहस्त हैं। आपके अनेक लेख, उपन्यास, कविताएं और निबंध आदि प्रकाशित हुए हैं और ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी में और दूरदर्शन में निरंतर प्रसारित होते रहे हैं। आप लेखन के अलावा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मास मीडिया, डॉक्यूमेंट्री निर्माण आदि क्षेत्रों में भी अपनी सक्रियता रखती हैं। डॉक्टर संजीव चोपड़ा की पुस्तक 10,000 करोड़ का आपने हिंदी में अनुवाद भी किया है। आप भारतीय फिल्म व टेलीविज़न संस्थान से प्रशिक्षित हैं। ऑरोविल फिल्म निर्माण की समस्त विधाओं से आप प्रशिक्षित हैं। आपका आपदा प्रबंधन विषय पर बाल साहित्य गुनगुन, आपका उपन्यास अवगुण मेरे चित्त न धरो, कहानी संग्रह कोई सुन रहा है क्या काफ़ी चर्चित रहा है। महिला सशक्तिकरण और विश्व शांति के क्षेत्र में आपने विशेष कार्य किया है। सर्व शिक्षा अभियान में आपकी अहम भागीदारी रही है। आपने यूके में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विमेन इनटू कंप्यूटिंग विषय पर एशियन प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग किया है और स्कॉटलैंड में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर आयोजित कार्यशाला में आपने उल्लेखनीय योगदान दिया है। मनीषा गावड़े के साथ एहसास नामक प्लेटफॉर्म पर आप पद्म पुरस्कारों से अलंकृत विभिन्न विभूतियों को एक मंच पर लाने का उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। डॉक्टर किरण सूद, आपकी इतनी बड़ी हमने जर्नी आपकी देखी है, आपके वृतांत के बारे में थोड़ा बहुत जान पाए हैं। अब आपके ज़ुबान से जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप एक शिक्षाविद रही हैं, प्रसिद्ध शिक्षाविद आप हैं। डॉक्टर, ये जर्नी आपकी कैसी रही? कुछ खट्टे मीठे पल भी रहे होंगे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। शिक्षा के क्षेत्र में होने से सबसे बड़ा लाभ है कि हम युवा लोगों के साथ रहते हैं और नए नए चेहरे, नए नए दिमाग, नए नए प्रयोग, और उससे हमारा यौवनमय जीवन बना रहता है, उत्साह बना रहता है और अपनी छात्राओं से बहुत स्नेह मिलता है और बहुत सारा एप्रिसिएशन मिलता है, जिससे हमारे अंदर प्रतिदिन नई ऊर्जा भरती है। शिक्षक के लिए सबसे बड़ी सुखद है उसकी सुबह, क्योंकि उसे हर सुबह नए विषय पर अपनी छात्राओं के साथ अपने विचार, अपना ज्ञान साझा करना है और भारत के सुंदर और सुदृढ़ भविष्य का निर्माण करना है। एक लक्ष्य जब सामने होता है तो जीवन मीनिंगफुल हो जाता है। यही मेरे जीवन का सत्व है। बहुत खूब किरण जी। आपने अपनी सीमाओं में रहते हुए सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ भी काफ़ी आंदोलन किए हैं और ये भी हमें आपके बारे में पता है कि आप फेमिनिस्ट से ज़्यादा एक्टिविस्ट कहलाना पसंद करती हैं। इस जर्नी के बारे में और इसके बारे में जो आपके अनुभव हैं, आप हमें बताएं।
जी, फेमिनिस्ट असल में भारत के परिप्रेक्ष्य में फेमिनिस्ट का अर्थ कुछ और है, क्योंकि मुझे याद है एक बार मैं विष्णु प्रभाकर जी के साथ थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व, हाँ जी। इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े विद्वान, और हम खाने की मेज़ के पास जब पहुँचे तो उन्होंने कहा लेडीज़ फर्स्ट, और मेरा कहना था हम भारतीय हैं, हम महिलाएं पुरुष को पहले खाना परोसती हैं, तो आप आगे आइए। क्योंकि हम पाश्चात्य विचारों की, पाश्चात्य परंपराओं की नकल करके स्त्रीवादी बन जाएं, ऐसा करने से भारत का जीवन विच्छिन्न हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगी। क्योंकि अब हम देख रहे हैं अमेरिका में भी परिवार की तरफ मुंह मोड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं बड़े बड़े लोग जो बहुत उपलब्धियां धारण किए हुए हैं, वो अपने बच्चों को साथ ले जाने में गौरव महसूस करते हैं। और मैं एक्टिविस्ट रही, क्योंकि नारी की पीड़ा के साथ मेरा एक जुड़ाव रहा, और हमेशा मैं नारी के साथ खड़ी रही। नारी गलत भी हो लेकिन स्त्री के साथ खड़ी रही, क्योंकि उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं कहती कि पुरुष के साथ मेरी संवेदनाएं नहीं जुड़ती हैं, क्योंकि प्रेम हमारे जीवन का एक सुंदर पक्ष है। प्रेम विहीन नारी कैसी नारी होगी, सूखा पेड़ जैसे। तो मेरे लिए प्यार भी बहुत ज़रूरी है और परिवार भी बहुत ज़रूरी है। बेशक मैं सिंगल हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने साथ वाले जितनी भी स्त्रियाँ थी उनको यही कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि अकेली स्त्री जीत नहीं सकती या अपना जीवन सुंदर तरीके से, सुरक्षित तरीके से बिता नहीं सकती। मैंने जिया, मैं दुनिया घूमी, मैं लगभग पूरा भारत भ्रमण अकेले किया, है ना। लेकिन उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि ये कोई आइडियल मॉडल नहीं है। परिवार हमारे लिए ज़रूरी है, और बच्चों के पालन पोषण के लिए माँ का और पिता का दोनों का होना ज़रूरी है। एरिन ब्रोकोविच फिल्म ने मेरे विचारों को और सुदृढ़ किया था कि वो 3 बच्चों की माँ थी और बेरोज़गार थी, और कॉरपोरेट लेवल के साथ भिड़ गई और जीती। तो मेरे लिए स्त्री का होना एक एक्टिविस्ट होना है, क्योंकि उसने क्या लड़ाई लड़ी। कॉरपोरेट से जो पानी निकल रहा था, जो निष्कासित हो रहा था, वो वहाँ के जल को प्रदूषित कर रहा था, और उस गांव के, उस शहर, जो छोटा सा शहर था, उस कस्बे में वो बीमारी फैला रहा था। और ये लड़की लोगों के घरों में गई, जानती नहीं थी, वकील नहीं थी, केस लड़ा, सारे तथ्य इकट्ठे किए और वकील के साथ काम किया उसके दफ्तर में, और जीती। वाह, बहुत खूब, बहुत तो खूब। मेरे लिए एक्टिविस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कोई मुद्दा है, चुप क्यों रहना, सवाल तो उठाओ, काफ़ी है। बिल्कुल किरण जी, ये जो हमारे अभी दर्शक कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी बातों से एक ऊर्जा सी, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक हिम्मत सी मिल रही है, मुझे पर्सनली मिल रही है। कैसे हमारे दर्शकों को आप ओत-प्रोत करें इन भावों से, क्योंकि कई बार हमारे अंदर भाव तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसे दिखाया कैसे जाए, बताया कैसे जाए, कौन सुने, इसका क्या हल है? कौन सुने इसका हम गांव-गांव में मैं गई, गंगोली हाट गई, या बहुत जगह, बैरीनाग, कुमाऊं में, गढ़वाल में, मैंने बहुत गांव के स्तर पर काम किया। और विशेष रूप से मुझे उत्तराखंड की नारी का जो भीतरी परतों का परिचय मिला, वो तब मिला जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे। मैं 108 सेवा के साथ एक एनोनिमस कंसल्टेंट थी, और 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय कोई पुलिस केस हो या कोई वैसे अ वुमेन इन डिस्ट्रेस हो, वो जब 108 को कॉल करते थे तो वो कॉल मुझे भी लग जाती थी। और उस समय मैंने उनसे बातें की, उनको सहारा दिया, उनके जो दुख थे उनको मैंने समझा, जाना और संघर्ष किया टेलीफोन के द्वारा। जब तक पुलिस नहीं आ जाती थी तब तक मैं उनके साथ रहती थी, और हमारा मुख्य लक्ष्य था कि जो स्त्री ज़रूरत में है, जिसे सहारा चाहिए, उसको एक आवाज़ भी सहारा दे सकती है। जैसे एक लड़की का फ़ोन आया कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया मेरे पति ने,
तो मैंने कहा सास ससुर कहाँ हैं, बाज़ार गए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाहर बैठो पेड़ के नीचे। सास ससुर वापस आए, लड़की घर के अंदर थी, बहू घर के अंदर थी। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो बहुत छोटी थी, लेकिन उनको एक सहारे की ज़रूरत थी। उनको जब ये पता चल जाता है पति को कि ये किसी के साथ टेलीफोन पर बात कर रही हैं, और जब तक पुलिस ना आ जाए, जैसे एक महिला ने दीवार पे लिपस्टिक से लिख दिया मैं आत्महत्या कर रही हूँ, और पति इतना डर गए कि अब क्या होगा, तो उन्होंने बहुत घबरा के फ़ोन पे बात की। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लिखा ही है ना, अभी मरी तो नहीं है, तो आप जाइए कुछ चाय वाय बनाइए उनके लिए। उसको हाँ हाँ डायबिटीज भी है, तो इनका जाइए चाय बनाइए। और जब तक पुलिस आई तो मैंने पूछा क्या हाल है, तो उन्होंने कहा सब सामान्य है। ओके। तो इस तरह हमें सिर्फ एक आवाज़, एक सहारा, अगर कहीं सिर्फ दरवाज़ा खटखटा दीजिए, अगर कहीं से आपको जोर की आवाज़ें, लड़ाई झगड़ा सुनाई दे रहा है, शांति के लिए सिर्फ एक नॉक, दैट्स ऑल। उस नॉक करने के लिए भी आपके अंदर एक हिम्मत आनी ज़रूरी है कि आप नॉक कर पाएँ, है ना। आपको अपनी आवाज़ खुद बुलंद करनी होगी, अपने विचारों को बताना होगा, अपने भावों को बताना होगा, तभी कोई मदद हो पाती है। डॉक्टर किरण, महिलाओं में एक बड़ी चीज़ देखते हैं कि महिलाएं जो पारिवारिक महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं या वर्किंग विमेंस हैं, अगर शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों की ग्रूमिंग एक बड़ा मैटर महिलाओं के लिए होती है, जिसको वो एक लाइफ का एक सबसे बड़ा पार्ट लेकर उस पर पूरी फोकस्ड रहती हैं। और एडोलसेंस की अगर बात करें, आजकल युवाओं में, टीनेजर्स में, बच्चों में बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अवसाद जैसे इश्यूज़ हो गए। पहले के टाइम पे तो बच्चों को मार भी दिया जाता था, अब तो बच्चों पे हाथ भी नहीं उठाया जाता, क्योंकि अब समय बहुत बदल गया है। इस स्थिति में पेरेंट्स भी और बच्चे भी एक मानसिक दबाव महसूस करते हैं। उससे कैसे निकला जाए, उस समस्या को कैसे हल करा जाए, जहाँ पर आपस में कम्युनिकेट कर सकें, या क्या कुछ किया जाए? इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि मेरी पुस्तक युवा मन की उड़ान पढ़ें, तो और भी आपको सहारा मिलेगा। क्योंकि उसमें जीवन प्रबंधन के छोटे छोटे गुर हैं, सच्ची कहानियों के आधार पर। दूसरी बात जो मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगी, आपके दर्शकों के साथ, कि मेरे दो बहुत अच्छे अनुभव हैं, एक इंडियन स्कूल में और एक बार डून क्लब में। मुझे इसी विषय पर संबोधन करना था। पेरेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, और डून क्लब में नेचुरली पेरेंट्स ज़्यादा थे। और दोनों बार मैंने ये देखा कि इंडिया स्कूल में जो वहाँ के मिस्टर सिन्हा हैं, वो मेरे सामने बैठ के जार जार रो रहे थे। और डून क्लब में भी बहुत सारे जो अधेड़ उम्र के लोग भी थे, वो रो रहे थे कि आप हमें 15 साल पहले मिलती तो कितना अच्छा होता। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने अपने आप बच्चे नहीं पाले, लेकिन मैंने यूथ कैंप्स किए, स्पेशली कुमाऊं में। श्री अरबिंदो आश्रम दिल्ली ब्रांच के साथ तारा दीदी ने ऑर्गेनाइज़ किए, और वहाँ के गाँवों के, बस्ती के, अनाथ आश्रम के, जेल के बच्चे, उन लोगों को हम ट्रेनिंग देते थे। डॉक्टर बिजलानी मेरे साथ अक्सर रहते थे, और उस ट्रेनिंग सत्र में मैंने वो जो किशोरावस्था की कठिनाइयाँ हैं उनको देखा, और मैंने महसूस किया कि इनको और कुछ नहीं, ज़रा सा सहारा चाहिए। जैसे गाली नहीं देना, गाली मंत्र बोल रहे हैं आप, हम पूजा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं रोज़ सांझ को 7 से 7:30, और अगर गाली देंगे तो हमारी ज़ुबान ख़राब हो जाएगी। और वो आदतन गाली निकलती थी, और मैं छुप के रात को सुनती थी, और जैसे ही वो निकल के देखते थे कि दीदी तो दीदी गलती हो गई। लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं उनको, तो मेरा ये मानना है कि हम नशे के जहर जैसी चीज़ से भी छुटकारा दिला सकते हैं। एक वयोवृद्ध व्यक्ति मुझे मसूरी में मिले थे, 40 सिगरेट रोज़ पीते थे, लेकिन बार बार प्रेम से कहने के बाद उन्होंने वो 40 सिगरेट से मुक्त हो गए, पूरी तरह मुक्त हो गए। तो हमें मैंने कोई उनको सज़ा नहीं दी, कोई उनको मार पिटाई नहीं की जैसे बहुत सारे सेंटर्स में होती है, लेकिन बातचीत के माध्यम से ही, क्योंकि कोई समस्या ऐसी नहीं है जो वार्ता से ठीक नहीं हो सकती। तो उस द स्किल ऑफ नेगोशिएशन। एंड दूसरी चीज़ जो भारत में ज़रा कठिन थी लेकिन अब है,
डेमोक्रेटिक वे टू ग्रूम योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों की आवाज़ को जब तक आप नहीं सुनेंगे, अपनी आवाज़ को ही थोपते रहेंगे, कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलने वाला। सबसे पहले मेरे पास, मैं तो यौवन के दरवाजे पे खड़ी हुई लड़कियों के साथ रहती रही, और अभी रिटायर हुई हूँ थोड़े वर्ष पहले ही, तो बॉयफ्रेंड्स और ये तमाम चीज़ें होती थी। बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियाँ आती मेरे पास। योग सिखाया मैंने बहुत सारे लोगों को, उन समस्याओं को भी मैंने देखा कि विवाहिता महिला का भी किस प्रकार की समस्याएं घर के अंदर होती हैं, जिसको वो छोड़ नहीं सकती, परिवार तोड़ नहीं सकती, उस परिवार में रहना है उनको, और फिर वो कैसे रहें। तो उसके लिए हमारे पास योग है, मेडिटेशन है, अच्छी किताबें हैं, और सबसे बड़ी बात है सत्संगति, और उससे भी ऊपर है संगीत, म्यूजिक। ओके, जितना आप म्यूज़िक सुनिए, सितार सुनिए, एंड आई एम ट्रेंड हीलर, म्यूज़िक थेरेपी करती हूँ मैं। मैंने उसका ट्रेनिंग लिया ऑरोविल से। तो मुझे लगा कि जितना म्यूज़िक थेरेपी मदद कर सकता है यंग बच्चों के लिए भी, वो टेलीविज़न या मोबाइल से ना चिपके रहें। उनका रिदम सेट करने के लिए संगीत की ज़रूरत है। चाहे वो, हमने तो सब प्रकार का म्यूज़िक, हमने रॉक भी सुना है ना। हमारा यूथ जो है वो फिल कॉलिंस के साथ और बीटल्स के साथ हम बड़े हुए, है ना। और पर वो बीटल्स जो रॉक करते थे, रॉक गाते थे, लेकिन वो मेडिटेशन भी करते थे, है ना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो बहुत मुश्किल है, जिसका अनुभव बहुत कठिन है, बहुत चुनिंदा लोगों को मिलता है, लेकिन बीटल्स को मिला, अमेरिकन्स। तो मैं समझती हूँ कि सब समस्याओं का बहुत आसान तरीका है संगीत, और जहाँ रिदम ठीक करते हैं हम योग से, प्राणायाम से, वैसे ही हमें अपने भीतर से एक शांति मिल जाती है। बिल्कुल, उद्वेग शांत होते हैं। बिल्कुल, आप योग को प्रायोरिटी देती हैं, और कहती हैं आपका मानना है कि कम्युनिकेट करें, जितना हो सके आप बातचीत करें, बातचीत के आधार पे कई समस्याओं के हल निकल जाते हैं। जी डॉक्टर किरण, आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से निरंतर कार्य करती आई हैं। आपने जो आप छात्रों के बीच में रही हैं, आपने ऐसे क्या खास बदलाव टीनेजर्स में देखे जो आप पेरेंट्स को बताना चाहें कि पेरेंट्स के, अगर पेरेंट्स इस समस्या से जूझ रहे हैं कि बच्चे टीनेज में एंटर कर गए हैं या बच्चे गुमसुम हो जाते हैं, क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं खुद? बदलाव देखे, और शुरू में पीड़ा भी बहुत हुई। मैं ये नहीं कहती कि पीड़ा नहीं हुई। ये मैंने जो बदलाव, असली बदलाव का जब मैंने महसूस किया, वो मैंने इंग्लैंड के स्कूल में किया। वो लोग मुझे कंसल्टेंट की तरह अपने स्कूल में ले गए, और मैंने देखा बिल्कुल नर्सरी के बच्चे, यहाँ उस वक्त लोग फैक्ट्स भी नहीं जानते थे, जैसे आपने बताया कि मैं विमेन इनटू कंप्यूटिंग में गई, हमने विमेन रिटर्नर्स की बात की कि 35 साल के बाद भी स्त्री को वापस आने दीजिए काम पे, वो बच्चे थोड़े बड़े करके आएगी काम पे, उसके लिए दरवाजे खोलिए। तो वो हमने बहुत ज़ोर से उस वक्त आवाज़ उठाई थी रंजना शर्मा के साथ। हम 6 कॉन्फ्रेंसेस की थी ऑल ओवर इंडिया। तो वहाँ पर मैंने देखा 3 बरस के बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर पे बैठे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो नहीं सही है, क्योंकि आपका रीडिंग एंड राइटिंग जो है बहुत ज़रूरी है, और जब हम लिखते हैं हाथ से तो मोटर है, दिमाग का और हाथ का और पैर का सिंक्रोनाइजेशन है। अगर आप हाथ ऐसे ऐसे घुमाएंगे, हाथ ऐसे घुमाएंगे, लिखेंगे, तो माइंड और उसका एक समीकरण बनता है। तो हमें पेंसिल को नहीं छोड़ना। बच्चे, मैंने देखा बहुत गोद के बच्चे खाना नहीं खाते जब तक उनको माँ मोबाइल नहीं देती। जब मैं ऑरोविल में हूँ या पौंडीचेरी में हूँ, तो मैं उन लोगों से कहती थी कि आप ये क्या कर रही हैं, तो उनका कहना था ये खाना नहीं खाते मैडम। खाना नहीं खाते क्योंकि आपने प्रेगनेंसी में भी, जब आप प्रेग्नेंट थी तब आप मोबाइल ही देखती रही, तो बच्चे में संस्कार तो पढ़ने का नहीं आया ना, लिखने का नहीं आया, मोबाइल का आया। तो हमें प्रीनेटल जो ड्यूरेशन है उसमें हमें ध्यान देना है कि जो हमारा भारत कहता है उसे ध्यान देना है कि कैसे बच्चे को बड़ा करना है। और मैं तो कहूँगी लौटो पहाड़ की ओर। चूल्हे पे बच्चे को सेका जाता था 3-4 बजे,
नहलाया जाता था, तेल की मालिश की जाती थी, धूप दिखाई जाती थी, बच्चे की हड्डी मजबूत हो जाती थी। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि जो पहाड़ में पुराने तरीके से जिस तरह बच्चे पाले जाते थे, वो सबसे अच्छा तरीका है। ओके। अगर हम पहाड़ की तरफ लौटते हैं, पहाड़ के तरीक़ों को अपनाते हैं, परिवार को अपनाते हैं, बड़े बूढ़े लोगों की सलाह को सुनते हैं, मोबाइल को थोड़ी देर अलग किनारे रखते हैं, क्योंकि वो सारी समस्याओं का समाधान नहीं दे सकते। अनुभव और परंपरा की ओर मुड़िए, तो जो हमारे किशोर हैं वो स्वस्थ भी होंगे, और जो बच्चों में जो बदलाव आ रहा है कि चिड़चिड़ापन आ रहा है, किसी से बात नहीं करना चाहते, घर में मेहमान आते हैं, हमारे डैडी तो बुला के कहते थे कविता सुनाओ, और हम खड़े हो जाते थे कविता सुनाने के लिए, अब कोई नहीं सुनाएगा। लेकिन हमें दोबारा से बच्चों को सोशल एटमॉस्फेयर में लेकर आना है, एंड नेबरहुड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना, आप 2.5 गज में या 2.5 फुट में बच्चे को पालेंगे तो क्या बनेगा बच्चा? एक ठूंठ पेड़। बच्चों को खेलने दीजिए, ग्राउंड में घूमने दीजिए, रेत में देखने दीजिए, सांप को छूने दीजिए, कुछ नहीं होगा। हमने सब देखा ना। हाँ जी। है ना, हम खंदक में गए जब वॉर हुआ, सांप भी निकल आते थे, लेकिन जब ब्लैकआउट होता था तो हम खंदक में जाते थे, है ना। हाँ तो जी। ये सब चीज़ें हमें खुला वातावरण, भाग दौड़, ये सब। शीतला में हम बच्चों की दौड़ कराते हैं, क्योंकि पहाड़ का बच्चा रेस में सबसे बड़ा हाँ जी। जीत विजेता हो सकता है, हाँ जी। तो उनको दौड़ाना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल डॉक्टर किरण, आपने विभिन्न विदेशी मंचों पर भी भारतीय नारी ही नहीं अपितु भारत को भी रिप्रेजेंट किया है। वो जर्नी आपकी कैसी रही? विमेन इनटू कंप्यूटिंग विषय पर आपने यूके में जी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जी। आप बताएं कैसी वो जर्नी रही? एक्चुअली 400 महिलाएं थी और 2 या 3 पुरुष थे, जस्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में। ओके। और वो विमेन इनटू कंप्यूटिंग में हाँ जी। बात कर रहे थे। ये मैं 1990 की बात कर रही हूँ, ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉरिच में, एंड आई वाज देयर एज एन एशियन डेलीगेट। ओके। तो वो अनुभव तो अद्भुत अनुभव थे, क्योंकि हमें मेयर के यहाँ खाना खिलाने के लिए ले गए। 7 कोर्स मील हमने पहली बारी खाया, यू नो थिंग्स लाइक दैट, फॉर्मल मील मेयर के यहाँ, जो ब्रिटिश स्टाइल में, जो आप उसमें देखते हैं रॉयल फैमिली पे जो सीरियल्स आते हैं उसमें देखते हैं, उस तरह की चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी। पार्लियामेंट जाती थी, मिसेस थैचर को सुना। उस टाइम जॉनसन फाइनेंस मिनिस्टर थे जो बाद में प्रधानमंत्री हाँ बने, उनको सुना, उनको बजट पेश करते हुए देखा। वो जो मेज़ वहाँ पे रखी जाती है, जो रॉयल पावर का जो सिंबल है, उसके आने के बाद जब टेबल पे रखी जाती है तभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है। कीथ वाज से के साथ बहुत शामें बिताई मैंने। ओके। तो और वहाँ पर मुझे सबसे अच्छा लगता था कि जैसे ही मैं साड़ी बिंदी में पहुँचती थी तो वो लोग बहुत सारे प्रश्न वैदिक कल्चर पे पूछते थे, क्योंकि मैं लॉबी में भी हमेशा घिरी रहती थी। और किस लिए? क्योंकि प्राच्य ज्ञान को वो हासिल करना चाहते हैं। हाँ जी। जी। हाँ जी। डॉक्टर किरण, समय की कमी है, लेकिन जाते जाते आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी काफ़ी समय से जुड़ी हैं, उसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं में अवसाद को लेकर काफ़ी विषयों पर आपने परिचर्चाएँ करी हैं, चर्चाएँ करी हैं। उस पर थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से मीडिया इसमें हेल्प कर सकता है महिलाओं को सशक्त करने में? जी, मीडिया विशेष रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचता है। हाँ जी। हर जगह इंटरनेट नहीं है, हर जगह केबल कनेक्शन नहीं है भी तो बिजली नहीं है जी। तो मेरा ये कहना है कि आकाशवाणी की जो पहुंच है वो बहुत दूर दराज तक है और बहुत सहज है। तो उसके माध्यम से हम महिलाओं को एक सहारा दे सकते हैं। एक कार्यक्रम जैसे कविता के माध्यम से प्रेरणा दे सकते हैं, और बहुत सारी वार्ताएं, और अगर सीधा कोई प्रश्न उत्तर का कोई कार्यक्रम शुरू हो सके, फ़ोन द रेडियो स्टेशन, फ़ोन आकाशवाणी, लेट अस टॉक, इस तरह का कोई प्रोग्राम अगर हम महिलाओं के लिए, किशोर बच्चों के लिए कर जी, सकें तो वो बहुत सफल
होगा, प्रभावी भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर किरण सूद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारियाँ अपने जीवन के संघर्षों के बारे में आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। माँ प्रकृति ने हम नारियों को, महिलाओं को खास तौर पर कोमल हृदय दिया है, निर्मल हृदय दिया है, दया से भरा, प्रेम से भरा, अच्छे भावों से भरा हृदय दिया है। आप अपने हृदय के इन भावों को संभाल कर रखें, संजो कर रखिए और इनका सदुपयोग करें। सकारात्मक रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।